हेलो बच्चों, मेरा नाम कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर बाराबंकी से। तो आज हिंदी व्याकरण में हम बेटा वर्ण विचार पढ़ाएंगे। ठीक बेटा, पढ़ेंगे। जो कक्षा 6, 7, 8 के सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, सभी के पाठ्यक्रम में ये जो अध्याय है वर्ण विचार ये सभी में है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला सभी को पढ़ना है। ठीक बेटा, तो हम जो पहले वीडियो में हमने बताया है कि स्वर किसे कहते हैं, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन बताया वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। ठीक, और उसके भेद हमने उस पर चर्चा की थी। ठीक, वर्णों पे चर्चा की थी। अब आओ हम देखते हैं इस वीडियो में कि अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। ठीक, तो अनुस्वार देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? अनुस्वार। ठीक, तो जिस स्वर का उच्चारण क्या है? जिस स्वर का उच्चारण करने पर नाक से वायु निकलती उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। मतलब जब किसी स्वर का उच्चारण करने से जब हमारे मुंह से ना निकल करके वायु कहाँ से निकले? नाक से निकले। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? उन वर्णों को क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे हमने पढ़ा रंग। ठीक, जब रंग कहोगे तो क्या है? आपके मुंह से नहीं वायु निकलेगी, नाक से निकलेगी। ठीक, जैसे रंग है, ढंग है, दंग है। कहने का मतलब जहां पर बिंदी रखी जाएगी वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो कहलाएंगे अनुस्वार। समझ गए? जब कभी आपको अनुस्वार किसे कहते हैं तो आप ये समझ लेना कि जहां पर केवल ये बिंदी रखी होगी वो अनुस्वार कहलाएंगे। ठीक, और जहां पर जिस स्वर का उच्चारण करने पर या जिस वर्ण का उच्चारण करने पर जब मुख से ना निकल कर केवल नाक से निकले, ठीक, तो वो अनुस्वार वर्ण कहलाते हैं। ठीक बेटा, अब देखते हैं अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। तो अनुनासिक वर्ण हम समझते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में मुंह तथा नाक दोनों से वायु निकलती है। इसमें क्या बेटा? कि जिस स्वर का या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, ठीक, मुंह और नाक दोनों से जब वायु निकलती है तो उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे हस, पांच है, आंच है, अर्थात जहां पर चंद बिंदी लगेगी, ठीक, जहां पर चंद बिंदी लगेगी तो उन्हें क्या कहेंगे बेटा? उन्हें कहेंगे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक, जहां मुंह और नाक दोनों से वायु निकले। कहां से निकले? मुंह और नाक दोनों से वायु निकलती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे आपने देखा हंस है, पांच है, आंच है, अर्थात जहां पर यह चंद बिंदी, ठीक, लगेगी उसे क्या कहेंगे? उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक बेटा, अब हम समझते हैं बेटा आगे क्या पढ़ते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन देखते हैं बेटा। आपने स्वर देख लिया, ठीक, अब व्यंजन वर्ण देखते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन को देखते हैं बेटा, तो मिटाते हैं पहले। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन, अब हम देखते हैं बेटा कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसमें जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे अन्य वर्ण का या किसी अन्य वर्ण की सहायता अगर लेनी पड़ती है तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से ही हो पाता है। ठीक, क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। तो उसे समझ गए बेटा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण में क्या है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, अर्थात बिना स्वर की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण ना हो उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे
जैसे आप लोग समझ ले, जैसे आपने का कहा, क्या ये का, क्या जो का वर्ण है ये क्या है, ये व्यंजन है। ठीक, अब आप ऐसा करिए कि का बोलिए, अपने मुख से का उच्चारण करिए और आ ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब कहेंगे जैसे कहा का, ठीक, खा, चा, अगर कोई भी व्यंजन कहेंगे तो आ जरूर आएगा, बिना आ के इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। समझ गए? जैसे ये का लिखा है, अगर इसमें हलंत लगा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें ये स्वर विहीन है, अर्थात ये आधा स्वर है, ये आधा वर्ण है। ठीक, इसको क्या माना जाएगा, ये आधा वर्ण है, हलंत लगने का मतलब है ये स्वर विहीन है, इसमें स्वर नहीं मिला है। ठीक बेटा, बाकी अगर का ऐसे लिखा है या चा लिखा है या माँ लिखा है, तो इन वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे, मुंह से बोलेंगे, तो इसमें क्या वर्ण जरूर है, स्वर जरूर आएगा। जैसे आपने कहा का, ठीक, आ जरूर आया, चा आ गया, माँ आ जरूर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जिस भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो स्वर की सहायता से ही हो। ठीक, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। तो भी जितने भी व्यंजन वर्ण है बिना स्वर के वो अधूरे हैं, या बिना स्वर के उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ठीक, और व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। ठीक, तो क्या है, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से उसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन में आप समझ गए कि जैसे का कहोगे तो आएगा, माँ कहोगे तो आएगा, चा कहोगे तो आएगा। अगर इसमें आ नहीं मिला है तो इसमें हलंत लगा होगा। ठीक बेटा, अब आप समझ गए व्यंजन किसे कहते हैं, ये आपने जान लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक, अब व्यंजन के भेद हम समझते हैं और देख लेते हैं व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 क्या है, स्पर्श व्यंजन। कौन सा है, स्पर्श व्यंजन हो गया। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो गया। हाँ बेटा, अंतस्थ व्यंजन हो गया। फिर नंबर 3 क्या है बेटा, ऊष्म व्यंजन। ठीक, अब जैसे व्यंजन से का से लेकर मा तक, ठीक, का से मा तक, तो 25 वर्ण, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। जो 25 वर्ण है ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। का से मा, से का खा गा या चा छा जा या टा ठा डा डा टा ठा डा ना ता था दा था ना पा पा वा भा मा। ठीक, ये जो का से लेकर के मा तक जो 25 वर्ण है, ये क्या है, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसे या रा ला वा। ठीक, कौन कैसे, या रा ला वा, ये कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उस व्यंजन में जो 3 सा होते हैं, शा 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 और हा, ये क्या है, ये उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं बेटा। अब है जैसे संयुक्त व्यंजन है। ठीक, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन में जैसे कौन कौन से आते हैं बेटा, जैसे छा है, छा, रा, क्या है, ठीक, और ये स्रा। ठीक, ये जो 4 हमारे वर्ण है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 मतलब 2 वर्णों के मेल से ये बने हैं, इसलिए इनके क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो मुख्य रूप से तुम्हारे 3 है व्यंजन के भेद, ये संयुक्त व्यंजन भी है, जो गुण व्यंजन भी है। ठीक, आते हैं। ठीक बेटा, तो अब आप लोगों ने क्या व्यंजन के भेद देख लिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि इनके जो हमारे व्यंजन है या जो हमारे वर्ण है उनके उच्चारण स्थान हम देखते हैं। ठीक, तो आओ हम देखते हैं। अब बेटा देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि हमारे जो वर्णमाला में जितने भी 52 वर्ण हमने बताया है, ठीक, इन वर्णों का जो हमारे मुख से, ठीक, जो हमारे कंठ से जो वायु के द्वारा
ठीक, वो स्थान हमारे मुख में किन किन स्थानों से या मुख से किन किन स्थानों से किस किस वर्ण का कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है। तो आओ इसका हम अध्ययन करते हैं बेटा, सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंठ। ठीक, जो हमारा कंठ है गला है। ठीक, तो किन किन वर्णों का हमारे कंठ से उच्चारण होता है। ठीक, क्या देखते हैं बेटा कि हमारे किन किन वर्णों का हमारे कंठ से उच्चारण होता है। ठीक, तो देखते हैं जैसे छोटा आ है, बड़ा आ है। ठीक, का, खा, गा, घा, अंगा और हा, और जो हमारे विसर्ग है। ठीक, क्या है, विसर्ग है। तो उनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। जिसे कहते हैं आ, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर क्या कहेंगे, हा, आह, आह। इसे कहेंगे प्रातः। इसे प्रातः लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रातः। ठीक, प्रातः लिखते हैं तो क्या विसर्ग लगाते हैं ना, प्रातः। तो ये हा की तरह ही इसका उच्चारण होता है ना, ये जो विसर्ग है। ठीक, तो क्या है, ये हमारा विसर्ग है। ठीक, तो ये जितने भी वर्ण हैं ये क्या है, इनका उच्चारण क्या है, कंठ। ठीक, कहाँ से उच्चारण होता है बेटा, कंठ से होता है, गले से होता है। समझ गए। जैसे आ, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, तो यहाँ से उच्चारण होता है। जब इसका उच्चारण करेंगे, आप मुंह से बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे ये कहीं भी हमारी जीवा मुख में किसी भी अंग को ना स्पर्श करके डायरेक्ट जो हमारी आवाज है, जो हमारी ध्वनि है, कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है, गले से निकलती है। जैसे कहेंगे आ, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, तो कहाँ से निकलेगी, कंठ से निकलेगी। समझ गए। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अब हम देखते हैं इन वर्णों का जो तालु। तालु तो सभी लोग जानते हैं, जो हमारे मुंह के ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग है, दांतों के जो पीछे का भाग है, ऊपरी भाग, उसे तालु बोलते हैं। ठीक, तो तालु जैसे ई, चा, छा, जा, झा, इया, या, शा। ठीक, जो ये वर्ण हैं, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जीवा है, जो हमारी जुबान है, ये हमारे तालु को अवश्य स्पर्श करेगी। अगर तालु को हम स्पर्श नहीं करने देंगे या स्पर्श नहीं करेगी हमारी जीवा, तो इन वर्णों का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। ठीक बेटा, जैसे कहेंगे ई, ठीक, ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और शा। ये तालब विषा है। ईशा को क्या बोलते हैं बेटा, तालब विषा है। तो इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीवा है वो कहाँ स्पर्श करेगी, कहाँ स्पर्श करेगी, तालु को स्पर्श करेगी। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, तालव्य। ठीक, इन वर्णों को क्या कहते हैं, तालव्य, जो हमारी तालु को स्पर्श करे। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीवा ताल को स्पर्श करेगी, उन्हें क्या बोलेंगे, तालव्य। समझ गए। अब अगला देखते हैं, अगली लाइन में जो हमारे ये वर्ण है। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, मूर्धा। क्या बोलते हैं बेटा, मूर्धा। ठीक, अब जब मूर्धा हमारे मुख में किस स्थान को मूर्धा बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा तालु, तो तालु से जो थोड़ा पीछे का जो स्थान है, जो हमारे तालु से थोड़ा पीछे का जो स्थान है, उसे मूर्धा बोलते हैं। तब जो इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श करती है, मूर्धा नामक स्थान को स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, इन वर्णों को मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। जैसे है री, री, इसे हम ऋण बोलते हैं ना। जब इसका उच्चारण करेंगे तो क्या करें, री, री, तो क्या है, जो हमारी जिह्वा है वो कहाँ स्पर्श करेगी, मूर्धा को स्पर्श करेगा, टा, टा। तो हमारी जिह्वा पीछे मुड़ करके, काफी मुड़ करके कहाँ स्पर्श करेगी, मूर्धा में स्पर्श करेगी। जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, फिर रा और शा। ठीक, तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय ठीक हमारी जीवा कहाँ स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है। फिर अगला देखते हैं, अगली पंक्ति में आते हैं। ठीक, ये जो ता है, ता, ता, था, दा, धा, तो ठीक इसे क्या बोलते हैं, दंत। ठीक, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है वो दांत को स्पर्श करती है। ठीक, बगैर दांत को स्पर्श करे इन वर्णों का सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जो उसका उच्चारण होगा सही
नहीं होगा। ठीक बेटा, जैसे हम क्या उच्चारण करते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, न, ला और सा। ठीक, तो ये वाला सा, जैसे ये सा कौन सा है, तालव्य सा है बेटा। ये सा कौन सा है, मूर्धन्य सा है। ये सा कौन सा है, धन सा है। ठीक बेटा, तो इसी प्रकार से ये जितने भी वर्ण आपने पढ़ा या उच्चारण किया, इन वर्णों को क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। इनका उच्चारण, दांत जो हमारी जीवा है वो दांत को स्पर्श करती है, इसे इन्हें दंत कहते हैं। अगली पंक्ति में आते हैं बेटा। ठीक, ये जो ये पढ़े, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, भा। ठीक, इसका उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। ठीक, इसका जब उच्चारण करेंगे तो हमारे जो दोनों ओठ है, ऊपर का ओठ और नीचे का, ये दोनों आपस में स्पर्श करेंगे, छुएंगे। ठीक, तभी इन वर्णों का उच्चारण होगा। ठीक, और कहीं कोई अंग, मुंह का जो कोई अंग कहीं नहीं स्पर्श करता है, केवल इसमें ओठ ही आपस में स्पर्श करते हैं, तभी इनका शुद्ध उच्चारण होता है। जैसे ऊ, पा, फा, बा, भा, भा। ठीक है, समझ गए बेटा, तो ये क्या है, ओष्ठ। समझ गए। अगली पंक्ति में आते हैं, ए और आए, इसका क्या है, कंठपात। ठीक, जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जो कहाँ से आवाज निकलेगी, आवाज कहाँ, कंठ से और तालु से ए आए। ठीक, तो कहाँ से, गले से निकलती है, मगर हल्का से जो है कंठ और तालु स्पर्श नहीं करती, मगर हल्का से कंठ और तालु, जो तालु है वो वहां से आवाज निकलती है, से ए आए। समझ गए। फिर ओ आओ, ये क्या है, कंठ और ओष्ठ से। ठीक, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ। समझ गए बेटा, गले से और ओठ से इसकी आवाज निकलती है, उच्चारण होता है। जो हमारा वाह है, वाह, ये दंत और ओष्ठ से है। ठीक बेटा, फिर है ये जो हमारे पांचों वर्ण है, का से लेकर के मा तक। ठीक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके जो अंतिम 5 वर्ण हैं, ये इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जो है ये, इनका उच्चारण करते समय हमारी जो उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से। जो हमारी प्राण वायु है वो नाक से निकलती है, जैसे रा। ठीक, ये जो अंगा है, ना, रा, ना, मा, तो कहाँ से हमारी आवाज निकलती है, नाक से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नासिका। ठीक बेटा, तो हम इन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। ठीक बेटा, अब आओ हम देखते हैं घोष अघोष से हमारे वर्णमाला में कौन वर्ण घोष है, कौन अघोष है, कौन वर्ण अल्प प्राण है, कौन वर्ण महाप्राण है। ठीक, तो घोष अघोष अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम देखते हैं बेटा। ठीक है, हम जवाब देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण, जो हमारे वर्णमाला में कौन से वर्ण अल्प प्राण है और कौन से वर्ण महाप्राण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण को देखते हैं बेटा। इसे अल्प प्राण से ही इसका अर्थ जान लेने से ही आपको पता चल जाएगी कि अल्प प्राण कौन से वर्ण है। अल्प माने होता है थोड़ा, प्राण मतलब जो आपके अंदर जो जीव है। ठीक, तो उस जीव को क्या माना जाता है, जो वायु होती है, जो हमारी श्वास लेते हो, यही प्राण वायु है। ठीक, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अल्प प्राण अर्थात प्राण वायु कम लगे, थोड़ी लगे, उन वर्णों को क्या कहेंगे बेटा, उन वर्णों को कहेंगे अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सबसे पहले वर्ण अल्प प्राण में तो सभी स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, ये जो सभी स्वर है ये किस में आएंगे, अल्प प्राण में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सभी स्वर, सभी स्वर आ गए। ठीक बेटा, अल्प प्राण में क्या आ गए, सभी स्वर आ जाएंगे। फिर क्या आएंगे बेटा, फिर आएंगे जो आपके अंतस्थ, जो अंतस्थ व्यंजन है वो आएंगे, ये या रा ला वा। ठीक, क्या आएंगे, या रा ला वा, या रा ला वा। ठीक बेटा, क्या आ गए, या रा ला वा। ठीक, तो अल्पप्राण में क्या है, पहले सभी स्वर आएंगे, फिर तुम्हारे जो अंतस्थ व्यंजन है या रा ला आएंगे, उसके बाद
प्रत्येक वर्ग का, जैसे अभी आप पहले वीडियो में हमने बताया कि का वर्ग, चा वर्ग, फिर का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा, समझ गए क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, तो जैसे का वर्ग का है तो क्या हो जाएगा, का और गा और गा। ठीक, ये समझ गए, ये क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। इसी प्रकार से इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, तो इसका मतलब है अल्प प्राण। तो तुमको जानने के लिए एक छोटा सा फार्मूला क्या है, एक बना लीजिए कि जैसे आ गए सभी स्वर और यारल्ला व, फिर 135 लिख दीजिए। 135 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, किसमें आएगा, अल्प प्राण में आएगा। ठीक बेटा, समझ गए। अब हम देखते हैं महाप्राण। क्या देखते हैं, महाप्राण। अब महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, जैसे आपने अल्प प्राण के बारे में पढ़ा उसी प्रकार से महाप्राण है। महाप्राण का मतलब जिस वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी प्राण वायु ज्यादा लगे, ठीक, उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं बेटा, महाप्राण में जैसे ऊष्म व्यंजन, ठीक, ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, ये तीनों सा और हा, ये किसमें आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये तीनों सा लिख देते हैं और हा लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, क्या बेटा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक, कौन सा आएगा, दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे इसमें पहले में कौन सा है, खा गया और धा गया। ठीक, तो ये क्या है, देखिए सबसे पहले महाप्राण में जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, तीनों सा और हा जाएगा महाप्राण में। फिर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आएगा, महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो आपको एक फार्मूला के हिसाब से छोटे में समझ लीजिए, जैसे तीनों सा और 24, क्या, तीनों सा और 24। ठीक, 24 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग इतना समझ लिए। ठीक, अब हम अगला जो पाठ है, ठीक, वो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे बेटा। इसमें बस यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद बेटा।